नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर सिविल सर्विसेज में। आज की क्लास हम यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित ले रहे हैं, जो 2026 पेट के संबंधित क्लास है। इसमें हम जीएस और जीके के क्वेश्चन को शामिल किए हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन शामिल किया है मैंने। तो हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन मैंने शामिल किया है, ठीक है। उसी प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था से 10 क्वेश्चन हैं और आगे भारतीय अर्थव्यवस्था से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, भूगोल यानी जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन है और सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन है और सामान्य हिंदी से 10 क्वेश्चन है। इस प्रकार हमने इस क्लास में 60 एमसीक्यू को रखा है, ठीक है। ये 60 एमसीक्यू नहीं होगा आपके लिए, बल्कि मैं जब व्याख्या करूंगा तो 100-150 क्वेश्चन की आप जानकारी कलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यह हमारी क्लास कंटिन्यू डेली चलेगी। 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ऐसे मैं एक क्लास में शामिल करूंगा। वो जीएस और जीके के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अपने पत्तन के लिए प्रसिद्ध था। पहला यही क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जो अपने पत्तन की वजह से प्रसिद्ध था। तो इसमें ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, या लोथल, या कालीबंगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। लोथल जो है पत्तन के वजह से प्रसिद्ध था। लोथल क्या है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। अब देख लेते हैं रावी नदी कहाँ है, हड़प्पा स्थल कहाँ है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे। अब मोहनजोदड़ो को देखते हैं कहाँ है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध में है, जो सिंधु नदी के किनारे है। और कालीबंगा जो ऑप्शन हमारा डी है, कालीबंगा यह राजस्थान में है, भारत के राजस्थान में है, यह घग्गर नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन के ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे, मतलब ऑप्शन में जो भी बन पाएगा क्वेश्चन आंसर उसको हम देखेंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, ठीक है। इसमें पूछा गया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, सिंधु नदी, या सरस्वती नदी, या गंगा, या यमुना। तो इसमें हमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है ऋग्वेद में, तो सिंधु नदी को बताया गया है। और सिंधु नदी का सबसे अधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख भी किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पवित्र नदी सरस्वती है और सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ठीक है। ऑप्शन ए बोध गया, या सारनाथ, या कुशीनगर, या लुम्बिनी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था। तो अब जान लेते हैं चारों विकल्प के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। बोध गया में तो पहला जो ऑप्शन है, बोध गया में तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि बिहार में है। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर में के मल्ल में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। अब लुम्बिनी है, जो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, मतलब ऐसा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन जाता है। मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी है पेट का नॉर्मल से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। तो मैंने इसमें डिफिकल्ट और आसान दोनों क्वेश्चन को रखा है, इसमें शामिल किया है। तो नहीं, अगर आसान सा क्वेश्चन मिल जाए तो इसको मत समझिएगा कि सब आसान ही इसमें है, कुछ डिफिकल्ट भी क्वेश्चन मैंने रखा है। ऑप्शन है ऋषभदेव है पहला ऑप्शन, और दूसरा है पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है नेमिनाथ। तो इसमें हमारा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। अब जान लेते हैं पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर हमारे ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव थे। और इनका चिन्ह क्या था, वृषभ था, यानी बैल था। ऋषभदेव का चिन्ह बैल था और महावीर स्वामी का चिन्ह सिंह था। अब देखते हैं पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ जो हमारे वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। ये पूछता है पार्श्वनाथ कहाँ संबंधित है, वाराणसी से। और
इनका चिन्ह था सर्प था। ठीक है, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्प था। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहदत्त। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो चाणक्य के सहयोग से मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। किस वंश के शासक को हराकर? धनानंद जो नंद वंश का शासक था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन छठा हमारा है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। विसेंट स्मिथ ने किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान भारत आया था। स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, जो भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है ज्ञान, जिसका ज्ञान हमें। आगे देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी रजिया बेगम। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, रजिया सुल्तान थी दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन हमारा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526, 1556, 1761, 1576। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। ठीक है, अब देखते हैं 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, फिर 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें अब्दाली विजयी होता है। नौवां क्वेश्चन देते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? पूछा गया बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1901, 1905, 1911 और 1919। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन की घोषणा हुई थी, 20 जुलाई 1905 की हुई थी, और यह प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, फिर बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ, ये जानिएगा कि 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होता है। फिर अब देखते हैं, ऑप्शन डी है 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर गोली चलवाता है, जिसमें हजारों लोगों की जान जाती है, पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब वापस लिया था? ये शुरू नहीं पूछा गया है, बल्कि ये पूछा गया है कब वापस लिया था। ठीक है, भारत नहीं बल्कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब वापस लिया था? तो ऑप्शन है फरवरी 1922, और फरवरी 1920, फरवरी 1924 और फरवरी 1930। तो पहले जान लेते हैं असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, जो आगे चलकर 4 या 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा घटना होती है, जहां पर देश के वासियों ने लगभग 23-24 पुलिस वासियों को जिंदा जला दिया था जेल में ही। ठीक है, तो गांधी जी इससे आहत हो गए। तो उस समय में बारदौली में सभा को संबोधित कर रहे थे गांधी जी। तो उस टाइम हो रहा था, मतलब दिन हो रहा था 12 अप्रैल नहीं बल्कि 12 फरवरी 1922। वहां पर बारदौली सभा बुलाई गई और वहां पर गांधी जी ने निश्चय किया कि असहयोग आंदोलन को हम समाप्त करते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी यह पूछा जाता है कि बारदौली सभा का आयोजन कब हुआ था। ठीक है, तो
ठीक है, तो आप याद रखिएगा बारदोली सभा का आयोजन 1922 में हुआ था। लेकिन अगर यही पूछ रहा है कि बारदोली आंदोलन का मतलब बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1928 में होता है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता है। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, गांधी जी से दिलवाई थी, बल्कि महिलाओं ने बोला था। अब जान लेते हैं 1930 में क्या हुआ। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन हमारा। यह हमारी राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन अब आ गया है। अब हमने हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इस प्रकार से हम 10-10 क्वेश्चन शामिल किए हैं। राज्य व्यवस्था के देखेंगे, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था का देखेंगे क्वेश्चन 10, फिर साइंस का देखेंगे, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन हिंदी का लास्ट में देखेंगे। इस प्रकार हम 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और डेली सॉल्व इस तरीके से करेंगे, तो आपको उससे बहुत लाभ होने वाला है। इसलिए क्लास को अगर शुरू में आप आइएगा तो पूरे अंत तक देखिएगा, आपको इसको बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही मत देखिएगा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको भी सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या होता है, एक क्वेश्चन है उसके साथ साथ जो एक्सप्लेन होता है, तो आप उसको सुनेंगे तो आप बहुत से क्वेश्चनों को बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन जो हमारा राज्य व्यवस्था से है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया। फिर वहीं आगे 2 दिन बाद 11 जुलाई नहीं बल्कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक होती है, दूसरी बैठक। तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद ही होगा आपको होगा। और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान प्रभावी हुआ था। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था। अब क्वेश्चन 12 को देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, इसमें यह पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो किस देश से लिया गया। क्वेश्चन आसान होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, तो उससे आपको बहुत से लाभ होंगे। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूएसएसआर यानी रूस, फिर लिखा गया है सी आयरलैंड, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो मौलिक कर्तव्य है जो हमारे संविधान में मूलतः नहीं था। ये पूछता है कई बार, ये हमारे हमारे मौलिक संविधान में था कि नहीं था, तो नहीं था। इसे 1942 नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी सिफारिश की थी जोड़ने के लिए, तो उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस टाइम जोड़ा गया था। ठीक है, अब अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता ली गई है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 13वां हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डीपीएसपी के निर्देश दिए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन है आर्टिकल 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है आर्टिकल 36 से 51 तक, ऑप्शन सी है और आर्टिकल 52 से 151 तक, आर्टिकल डी है 1 से 4 तक। तो ऐसे हमारा ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी को शामिल किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी का उल्लेख इसलिए किया गया, राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश हैं। क्या है? राज्य को दिए गए सकारात्मक निर्देश है। डीपीएसपी जो कि आयरलैंड से लिया गया है, इसका उल्लेख भाग 4 में किया है। भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहीं भी इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार जो है हमें यूएसए से लिया गया है। ठीक है, जो नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण अधिकार भी है। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 21 या 25 या 30 या 35। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। लोकसभा या विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर पूछा जाए राज्यसभा यानी राज्यसभा और राज्य परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए, सभा मतलब सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। अगर यह पूछा जाए कि स्थानीय चुनाव में लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो 21। लेकिन अगर तीनों चारों को मिलाकर पूछा जाए कि चुनाव करने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 18 वर्ष है। ठीक है, अब देखते हैं डी जो 35 है, यह राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए निर्धारित है कि दोनों लोग की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 15 को देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? किसे संबोधित करते हैं? ठीक है, कहने का मतलब है भारत का राष्ट्रपति अगर है तो अपना त्यागपत्र देता है तो किसे देगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें स्वाभाविक रूप से लोकसभा अध्यक्ष को नहीं देगा, ना तो मुख्य न्यायाधीश को देगा, ना तो प्रधानमंत्री को देगा, बल्कि उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होनी चाहिए? पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी आयु सेवानिवृत्ति यानी सेवा से हटाने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? पद से हटाने के लिए अधिकतम, न्यूनतम मतलब कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन ए 62, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 70। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, 65 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और उच्च न्यायालय से पूछेगा तो 62 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल विदल विरोधी कानून दिया गया है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा है 8वीं, बी है 9वीं, सी है 10वीं, ऑप्शन डी है 11वीं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। 10वीं अनुसूची में दल विदल विरोधी कानून को संरक्षण दिया गया है। यह मूलतः संविधान में नहीं था, इसका समावेश 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है। 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जो 22 भाषाएं हैं उन्हें 8वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। और जो 9वीं अनुसूची है इसे पहला संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार के कानून में जोड़ा गया था। अब देखते हैं डी जो 11वीं अनुसूची है, इसे पंचायती राज को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ? ठीक है, पूछा गया पंचायती राज का शुभारंभ किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश या राजस्थान या बिहार या आंध्रा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू किया गया। ठीक है, फिर अगले राज्य आंध्र प्रदेश में सेकेंड मतलब ऐसा राज्य है जहां से पंचायती राज की शुरुआत हुई। अब जानते हैं कि पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज से संबंधित त्रिस्तरीय मॉडल को प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? इसमें पूछा गया वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी हो जाएगा। अनुच्छेद 1960 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। अब जान लेते हैं और से विकल्प को। जो हमारा 352 है इसे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। ठीक है, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। इसके तहत आर्टिकल 19 को निलंबन भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होगा तो आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखते हैं 356 जो है ये क्या है? राष्ट्रपति शासन है। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। और डी हमारा 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, संविधान संशोधन का प्रोसेस है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस प्रकार आप व्याख्या को आसानी से आराम से सुनिएगा, आपको
एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेंगे। आप क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते चले जाओ तो 50 क्वेश्चन में कुछ आप भूल भी जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे में बोलूंगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको याद रहेगा, आप याद भी रखेंगे। कुछ भूलेंगे तो, लेकिन मैक्सिमम तो याद तो रहेगा ही। ठीक है, देखते हैं 20वां क्वेश्चन। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी अनंत शंकर, ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और नीलम संजीव रेड्डी जो ऑप्शन डी है, ये पहले ऐसे निर्विरोध रूप से निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन हमारा अर्थव्यवस्था से आ गया, इकोनॉमिक्स से। ठीक है, चलिए अब 10 क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स 21 से लेकर 30 तक सॉल्व करेंगे। तो हमने 10-10 क्वेश्चन सभी सेक्शन से रखा है ताकि आप अच्छे से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1950, 1951, 1952। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, जिसे 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। जिसे 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, याद रखिएगा। और देखेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 22वां है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? पहले हम ये जानते हैं कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया है। ठीक है यार, जैसे ये नहीं है, हरित क्रांति के बारे में तो जान लिए भारत में कौन है, लेकिन इस शब्द को कौन दिया था तो बहुत को नहीं पता होगा, तो मैं बताता हूं। इसमें विलियम गैंड जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उन्होंने हरित क्रांति शब्द को जन्म दिया था, मतलब पहली बार प्रयोग किया था। फिर आगे अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने हरित क्रांति को पूरे विश्व में चर्चित बनाया। ठीक है, हरित क्रांति पर काम किया, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब भारत में पूछा गया है, तो भारत में हो जाएगा MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था हरित क्रांति के क्षेत्र में काम करने के लिए। आप जानते हो वर्गीज कुरियन जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित था। श्वेत क्रांति में वर्गीज कुरियन ने काम किया था और इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 23वां क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित ये भी है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए हमारा बी हो जाएगा, दूध से है। ठीक है, तिलहन पीली क्रांति से हो जाएगा, मछली हो जाएगा नीली क्रांति से। ठीक है, अंडा को रजत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे और भी क्रांतियों को जानते हैं अलग अलग नामों से। क्वेश्चन 24 है, प्रथम बार बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? प्रथम बार बड़े पैमाने पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है 1949, बी है 1959 नहीं बल्कि 1969 है, सॉरी, और सी है 1980 और डी है 1991। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी लगभग न्यूनतम 50 करोड़ थी। ठीक है, फिर द्वितीय बार राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले देख लेते हैं 1991 में उदारीकरण नीति लागू की गई थी। चलिए देखते हैं अगला 25वां क्वेश्चन, जो हम 25वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारत में आर्थिक सुधार LPG किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ऊपर मैंने देखा ही, हमने बताया है कि 1991 में LPG सुधार हुआ था। उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे और वित्त मंत्री मनमोहन जी थे, और मनमोहन जी को आर्थिक सुधार क्रांति का जनक भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन।
भारत में आर्थिक वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी कब लागू किया गया? 1 जनवरी 2016 या 1 जुलाई 2017 या 1 अप्रैल 2018 या 15 अगस्त 2017? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। और 100वां इसको और जान लेते हैं, 101वां संविधान संशोधन 2016 में विधेयक पारित किया गया था। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए एसबीआई या आरबीआई या पीएनबी या वित्त मंत्रालय। तो इसमें सभी लोग लगभग जानते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। अब जान लेते हैं आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत, आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ पूंजी से हुई थी। प्रारंभ में यह प्राइवेट बैंक था, ठीक है, यह प्रारंभ में प्राइवेट बैंक था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर प्रारंभ में कोलकाता था, फिर 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया, ठीक है। और हर बार पेट में पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ठीक है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, याद रखिएगा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 28वां क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब निजी और प्राइवेट दोनों मिलाकर संस्थाएं काम करें, ठीक है। जैसे पीपीपी मॉडल के आधार पर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर काम करें तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का नाम मेनार्ड किन ने दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी दोनों काम करते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन ए चौथी, 5वीं या 6ठी या 7वीं। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के सुधार पर किया गया था। यह लगभग शायद 6वीं पंचवर्षीय योजना होगा, हाँ 6वीं पंचवर्षीय योजना ही है। पंचवर्षीय योजना में 6वीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? ठीक है, दादा भाई नौरोजी या पीसी महालनोबिस या VKRV राव या एडम स्मिथ। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। 1919 ने बल्कि 1867 और 68 में 1867 और 68 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन किया था। उस समय भारत की राष्ट्रीय आय औसत 20 रुपए लगभग थी, ठीक है। और VKRV राव थे, जो VKRV राव थे 1931 में राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक तरीके पर किया था। जो सी ऑप्शन है VKRV राव, इन्होंने वैज्ञानिक तरीके पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ये बार बार पूछा जाता है कि वैज्ञानिक तरीके पर कौन राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है। और एडम स्मिथ है जो अर्थशास्त्र के जनक भी हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा था वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक है। पीवी महलनोबिस जो थे 1948 में राष्ट्रीय आय का इनके अध्यक्ष बनाया गया, मतलब जो कार्य होता है उनको देख रेख करने के लिए पीसी महलनोबिस को। अब देखते हैं 31वां क्वेश्चन जो भूगोल से संबंधित है। 31 से लेकर हम 40 तक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन शामिल किया है फॉर्मेट में, तो इंग्लिश वाले भी जो दोस्त होंगे देख सकते हैं, अपना इंग्लिश में पढ़ लेंगे। अब दोनों लैंग्वेज तो पढ़ना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यार कम टाइम में ज़्यादा बताना है, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो देखते हैं 31वां क्वेश्चन को। भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज नैनी, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, प्रयागराज के नैनी, जिसे कहीं कहीं तो मिलता है मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है।
अब देख लेते हैं राष्ट्रीय मानक रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर जाती है। तो सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्रा। 5 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक रेखा जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6वां, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल में। पूरे विश्व का 2.86% भारत है। कितना है? पूरे विश्व का 2.86% भारत है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 16-17% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और पूरे विश्व का जो पानी है, जल है, लगभग 4% भारत में मिलता है। इतनी ज्यादा आबादी निवास करती है भारत में। आगे देखते हैं और देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत दूसरा देश है। ठीक है, चीन के बाद दूसरा देश है। क्वेश्चन 33 है, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2525 किलोमीटर गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अगर क्षेत्रफल के आकार में पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछता है कि आकार के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कौन सी नदी है, यानी उसमें जल कितना फैला हुआ रहता है, कितना दूरी में रहता है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, और गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी बोलते हैं। ठीक है, और यमुना नदी गंगा की दाहिने से मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो सबसे बड़ी सहायक नदी भी है गंगा की। आगे देखते हैं 34वां क्वेश्चन, ज्योग्राफी का। ये 40 तक चलेगा ज्योग्राफी। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी देखेंगे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। राज्य कौन से हैं? पहले तो गुजरात आ जाएगा। ठीक है, फिर राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। एक क्रम से लगाने को कभी कभी पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे तो क्रम से याद लगा पाएंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात या कुचिकुल या दूधसागर या हुंडरू? ठीक है, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, कोचिकुल जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, भारत में। और जोग जलप्रपात है वो शरावती नदी पर कर्नाटक में बना है। कोचिकुल भी कर्नाटक में बना है। ठीक है, कोचिकुल कहां बना है? कर्नाटक में। जोग भी कर्नाटक में बना है। जोग जलप्रपात तो गांधी सागर जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसे जोग को गरसप्पा जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं। दूध सागर जलप्रपात है, गोवा में है, ये मांडवी नदी पर बनाया गया है। और जो हुंडरू जलप्रपात है यह स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया। हुंडरू जलप्रपात है, यह स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसको भी सुनिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? झारखंड, उत्तराखंड दिया है, झारखंड नहीं सॉरी, उत्तराखंड, असम, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मासिन रॉक, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी शिलोंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, मासिन राम, जो मेघालय में है। मासिन राम कहाँ है? मेघालय में है। यहाँ पर खासी पहाड़ी एक है कीपनुमा में, वहां पर जाकर मानसून ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। मानसून क्या है? वहां पर जाकर खासी पहाड़ी में ट्रैप हो जाता है। तो मानसून जब फंस जाएगा जाकर खासी नामक पहाड़ी में, कीपनुमा में है, तो वहां पर निकल नहीं पाता। तो वहां कुछ टाइम तक बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, बादल फटने जैसी बारिश होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं बादल फटना क्या है। मेन से बहुत बार पूछता है बादल फटना कौन सी प्रक्रिया, मतलब कब बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बादल फटना जब
1 घंटे में 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए तो उसे बोलते हैं बादल फटना बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मिलीमीटर में बोलेंगे तो 100 मिलीमीटर, ठीक है, 1 घंटे में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन हमारा है, लक्षद्वीप समूह कहां पे स्थित है, ठीक है, लक्षद्वीप कहां पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर या मन्नार की खाड़ी? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, अरब सागर में लक्षद्वीप है। अब कोई जानना चाहे अंडमान निकोबार है तो कहां, तो बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 39वां क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है जो पश्चिम बंगाल में होता है? ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन बी नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा और कावेरी। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन ही सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मिलने से सुंदरवन डेल्टा का निर्माण पश्चिम बंगाल में होता है। बहुत बार पूछ चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर प्रवेश करती है, ठीक है, भारत में? तो ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ठीक है, यांग्याप दर्रा वहां से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो उसे दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर वही आगे आती है तो उसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं असम में। फिर बांग्लादेश में आती है तो जमुना के नाम से जानते हैं। और जमुना में जब गंगा नदी जो आगे बांग्लादेश में उसे पद्मा बोलते हैं, जब मिल जाती है दोनों नदियां तो मिलकर लोहित नहीं बल्कि मेघना नदी बनाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही माजुली द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? माजुली द्वीप, जो कि असम में है, ठीक है, याद रखिएगा, माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय किस राज्य में मुख्य रूप से विस्तृत है और इसकी ऊंचाई, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए राजस्थान गुरु शिखर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश धूपगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र अनाईमुडी, ऑप्शन डी कर्नाटक मूलगिरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, राजस्थान गुरु शिखर, जो अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है राजस्थान में। अगला देखते हैं, 41वां क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब विज्ञान से क्वेश्चन 10 होंगे, ठीक है, 41 से 50 तक विज्ञान के होंगे, फिर आगे 51 से लेकर 60 तक हिंदी के होंगे, ठीक है। इतना ही मैंने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन रखा है। 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन संविधान और राज्य व्यवस्था से, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से, 10 क्वेश्चन साइंस से, 10 क्वेश्चन जियोग्राफी से, 10 क्वेश्चन हिंदी से, ठीक है, जो पेट 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप क्लास में लास्ट तक अगर बने हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आगे भी अच्छी जानकारी आपको देंगे, ठीक है। 41वां हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, स्टेपी जो कान में होती है, ह्यूमर जो हाथ की हड्डी होती है, टिबिया, ठीक है। तो इसे हमारा ऑप्शन ए सही है, फीमर जो जांघ की हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। अब जान लेते हैं सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर में, तो वह कान की हड्डी छोटी सबसे बड़ी, जिसे स्टेपी के नाम से जानते हैं। सबसे छोटी कान की होती है स्टेपी, और जो सबसे बड़ी फीमर होती है जो जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेल्सो, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक, ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी थायमीन। ये थायमीन लिखा है, उर्दू में हमारे टाइपर साहब लिख दिए हैं, तो उसको आप याद रखिएगा, ये थायमीन लिखा है डी। कभी कभी बीच बीच में उर्दू भी लिख देते हैं क्योंकि उर्दू उनको ज्यादा नहीं आती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इंग्लिश में सही लिखा है। विटामिन सी जो हमारा है उसे स्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है, सी से स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और जो ऑप्शन ए है रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम है, रेटिनॉल ए का नाम है। विटामिन ए की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और देखते हैं विटामिन सी जो टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। थायमीन बी का मतलब बी का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश की तीव्रता का, चाल का? तो यह दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत बार ये बीपीएससी, स्टेट विशेष और अन्य एग्जाम में पूछा गया है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? भार घट जाता है, भार बढ़ जाता है, भार वही रहता है, पहले
घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, तो पहले क्या होता है, भार घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर जंग लगा लेता है, जंग लगने से क्या है, भार उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन जंग का जब खत्म, मतलब जंग धीरे धीरे छूटता है, उसमें तो भार की कमी आती है। ठीक है, याद रखिएगा, भार पहले बढ़ जाता है। अगर एक क्वेश्चन होता, विकल्प में होता पहले बढ़ जाता है फिर घट जाता है, तो वो सही होता। क्वेश्चन में ना होने की वजह से ऑप्शन बी सही होगा कि भार बढ़ जाता है। देखते हैं सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये 45वां क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे कौन सा है? ठीक है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ओ समूह, ए बी समूह, ए समूह या बी समूह? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, ए बी समूह सर्वग्राही यानी सभी लोगों से रक्त प्राप्त कर सकता है। ठीक है, वहीं वो क्या है, सर्वदाता समूह है, सभी लोगों को दे सकता है। सर्वग्राही क्यों इसे बोलते हैं ए बी को? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं मिलता है। ठीक है, एंटीबॉडी नहीं मिलने के साथ कारण ये क्लॉटिंग नहीं करता है। ठीक है, किसी का भी खून किसी को चढ़ाया जा सकता है, ए बी ग्रुप वाले को किसी का खून चढ़ाया जा सकता है। अब ओ है तो क्या, ओ में एंटीजन नहीं मिलता है। ठीक है, ओ में क्या है, एंटीजन नहीं मिलता है, तो एंटीजन नहीं होने की वजह से भी यह किसी को अपना ब्लड दे सकता है, ओ समूह। ठीक है, आगे देखते हैं 46वां क्वेश्चन। 46वां क्वेश्चन हमारा है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ठीक है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या रासायनिक अभिक्रिया या गुरुत्वाकर्षण संकुचन? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम से, मतलब परमाणु बम का जब निर्माण किया जाता है परमाणु बम का, तो उसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन का ही प्रयोग होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं और भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47वां, पित्त का निर्माण किस अंग में होता है? आमाशय या यकृत या अग्नाशय या प्लीहा? तो हमारा बी ऑप्शन सही, यकृत में पित्त रस का निर्माण होता है। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक की खोज किसने की थी? ठीक है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुईस पास्चर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। तो इसमें एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। ठीक है, चेचक की खोज के टीके की, चेचक के टीके की खोज की थी। लुईस पास्चर, इनका संबंध किड़वन से है। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सब है। ठीक है, और रॉबर्ट कोच ये जीवाणु से संबंधित थे, इन्होंने टीबी हैजा से संबंधित बैक्टीरिया की खोज की थी। ठीक है, आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन, कांसा किन धातुओं के मिश्र धातु है? कांसा किन धातुओं का मिश्र धातु है? ये यूपीपीसीएस में भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, तांबा और जस्ता या तांबा और टिन या तांबा और निकिल या लोहा और कार्बन? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, तांबा और टिन मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता है। अगर पूछेगा पीतल का निर्माण कैसे होता है, तो तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल का निर्माण होता है। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ठीक है, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी कैल्वियम, ऑप्शन डी कैटिज। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, जल का प्रवाह जाइलम के द्वारा होता है, भोजन का प्रवाह फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम 10 क्वेश्चन हिंदी के सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेट में क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सही करने हैं। हिंदी और मैथ, डीआई, ये सब बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। आप इनको सही करेंगे तो भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, अब 54वां क्वेश्चन है, स्वागत शब्द का संधि की संधि है, कौन सी संधि है? स्वागत में कौन सी संधि है? ठीक है, स्वागत का निर्माण होता है, देखो, सु और आगत मिलकर। ठीक है, क्या है? सु और आगत मिलकर होता है। तो ऑप्शन है दीर्घ, बी है गुण या यड़ या अयादि। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, यड़ संधि है। सु और आगत मिलकर यड़ संधि बनाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 52वां क्वेश्चन, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए निकृष्ट, ऑप्शन बी भ्रष्ट, ऑप्शन सी विकृत, ऑप्शन डी पापी।
तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही है, निकृष्ट होगा, उत्कृष्ट का विलोम। आगे देखते हैं 53वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन ए अंबुज, बी अम्बुज, ऑप्शन सी वारिद, ऑप्शन डी राजीव। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि यह बादल का पर्यायवाची है वारिद। ठीक है, और पंकज, नीरज, राजीव, अंबुज, ये सब कमल का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं 54वां क्वेश्चन, है, जिसकी उपमा ना हो वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द होगा। ऑप्शन ए अनुपम, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अनुपमेय, ऑप्शन डी अतुलनीय। तो जिसकी उपमा ना हो कोई, इसका अनुपम होगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। 55वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए तोता, ऑप्शन बी चील, ऑप्शन सी भेड़िया, ऑप्शन डी कौवा। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, चील को स्त्रीलिंग बोलते हैं, क्योंकि चील होती है, तोता, भेड़िया, कौवा ये सब होता है, पुल्लिंग है। ठीक है, ये सब स्त्री और पुल्लिंग को अपने आप बनाकर लिखेंगे कि कौन चीजें होता है, होती है, ऐसी चीजें लगाएंगे तो अपने आप बना लेंगे। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ा ट्रिक नहीं याद रखना है, उसको जनरल सा अपने चीजों से रिलेट करके देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस बनाने में अच्छा लग रहा है, तो आप बना लेंगे आसानी से। 56वां क्वेश्चन है, अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, बच्चे बचपन में अंगूठा नहीं दिखाते हैं, बच्चे क्या बड़ों बड़ों भी दिखाते हैं कभी कभी मजाक में, वैसे भी दिखाते हैं। तो इसका अर्थ है सहायता देने से साफ मना करना। ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब कोई अंगूठा ऐसे दिखा रहा है तो सहायता देने से मना कर रहा है। यदि एक अंगूठा दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है, तो आपसे एग्री है। ठीक है, यहां एक अंगूठा दिखाने से संबंधित मुहावरा प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 57वां क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ऑप्शन बी है, वहां बहुत भारी भरकम भीड़ जमा थी। ठीक है, ऑप्शन सी, उसके गले में एक मोतियों की माला थी, उसके गले में एक मोतियों की माला थी। ठीक है, ऑप्शन डी है, कृपया करके मुझे क्षमा करें। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अब मैं देखता हूं ये सब गलत क्यों है, ऑप्शन बी, सी और डी क्यों गलत है। तो यहाँ लिखा है भारी भरकम, ये चाहता मतलब ये रहना चाहिए था कि भारी भीड़ थी। ठीक है, भरकम की जरूरत नहीं थी, जब आपने भारी लगा दिया तो भरकम की क्या जरूरत थी। ठीक है, आगे देखते हैं, सी वाला है, एक उसके गले में एक मोतियों की माला। एक मोती की माला नहीं होती, बल्कि मोतियों का एक समूह से माला बनाया जाता है। मोतियों का एक माला थी, ऐसे बोला जाता है, मोतियों का एक माला थी। ठीक है, ऐसा नहीं एक मोती का माला बनता है। एक मोती का माला हाथ में अगर लगाएंगे ऐसे घुमाते घुमाते, क्या ही लगेगा आपको, हाथ में माला रह जाएगी, वह एक मोती हाथ में ऐसे नाचते रह जाएगा, दिखेगा भी नहीं मोती कहाँ पे है। ठीक है, माला है तो मोती दिखना चाहिए, ऐसे थोड़े है कि एक मोती को एक माले में गुद दो, उसकी वजह से हाथ में नचाओ उसको, ऐसा नहीं है। वो माला में दिखना चाहिए कि आपने मोतियों को माला बनाया है। ठीक है, अब देखते हैं डी वाला है, कृपया करके मुझे क्षमा करें। अरे यार, जब आप कृपया लगा दिए तो करने की क्या जरूरत, करके लिखना की जरूरत है, अगर करके नहीं लगाना चाहिए, कृपया मुझे क्षमा करें, ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58वां क्वेश्चन है, अनल और अनिल शब्द का सही युग्म अर्थ कौन सा है। अनल और अनिल का अर्थ पूछा गया है। तो ऑप्शन ए आग और हवा, ऑप्शन बी हवा और आग, ऑप्शन सी पानी और हवा, ऑप्शन डी हवा और पानी। अनल मतलब आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है। ठीक है, अनल मतलब क्या होता है, आग होता है, अनिल मतलब हवा होता है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनल मतलब आग, अनिल मतलब हवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध रचना कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी के रचयिता लगभग सभी लोग जानते होंगे, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 60वां क्वेश्चन, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव की पहचान करना है, यानी अशुद्ध शब्द। ठीक है,
ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी सूरज, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसे हमारा सूरज तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। तत्सम संस्कृत शब्द है, तद्भव संस्कृत सबसे बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, इसमें सूरज सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, और 60 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, जो पेड 2026 में आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार की क्लास में डेली सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, तो आप अगर इस क्लास में बने रहेंगे तो निश्चित है कि आप 2 मंथ की क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे। और इस आगे वाली क्लास में मैं टॉपिक वाइज कवर करूंगा। ऐसे नहीं है कि 5 क्वेश्चन कहीं से बना लूं, तो एक टॉपिक उठाऊंगा। जैसे 5 क्वेश्चन अगर उठा रहा हूं पॉलिटी से, तो प्रस्तावना से 5 क्वेश्चन, फिर अगर उठाऊंगा तो फिर मौलिक अधिकार से 5 क्वेश्चन, फिर 5 क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से, ऐसे आगे आगे सभी से उठाऊंगा, ऐसे सभी से। ठीक है, सभी सब्जेक्ट इसी प्रकार से उठाऊंगा। ऐसे नहीं कि 5 क्वेश्चन यहाँ से बना दिया, फिर 5 क्वेश्चन 20 से बना दिया, तो इससे सिलेबस छूट जाएगा। तो अगर लास्ट तक आप बने हैं क्लास में, तो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आने वाली हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर करिएगा दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।